एक मंत्री का बेटा अपने किसी काम को अवैध रूप से करवाने के लिए नेकपाल को उठाने के लिए जाता है, लेकिन वहां से गलती से वह डीएम साहब को उठा लाता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उस मंत्री के बेटे ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था उस मंत्री के बेटे के साथ ऐसा, और कौन था वह मंत्री का बेटा जो डीएम साहब को इस तरह से उठा लाया? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में एक मंत्री जी रहा करते हैं, जिस मंत्री जी का दबदबा अच्छा खासा है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसका मेन कारण है उनका एक बेटा, जो बेटे की उम्र लगभग 25 साल है और वह चारों तरफ भौकाल मचाकर रखता है अपने नाम का, और अपने पिता की पहुंच का फायदा उठाकर वह हर जगह से बचकर निकल जाया करता है। दरअसल जो मंत्री जी का बेटा है वह अपने पिता के नाम का यूज करके सभी सरकारी अधिकारियों को परेशान भी करता है और उनसे अपने किसी काम को निकलवाने के लिए जबरदस्ती भी किया करता है। अगर कोई बात ऊक चूक होती है तो उस समय मंत्री जी ऊपर फोन करके अपने बेटे की बात को यहीं पर दबा दिया करते हैं। मंत्री जी को इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं है, उनका बेटा जो भी किया करता है उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बस ये पता है कि उनका दबदबा पूरे डिस्ट्रिक्ट में है और कोई भी उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। इसी बात को सोचते हुए यह काम ऐसे ही चलता रहता है और ज़्यादातर सरकारी अधिकारी इन लोगों से परेशान हो जाते हैं। मंत्री जी का जो बेटा होता है उसका मुख्य काम होता है किसी भी व्यक्ति का, या कोई बिजनेसमैन है या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई भी सरकारी काम रुकावट में आ जाता है तो उसके बाद मंत्री का बेटा उस विभाग के जो अधिकारी उस काम में रुकावट पैदा कर रहा है उसको जबरन उठाकर ले आता और जबरदस्ती उस काम को पास करवा देता। अगर कोई सरकारी अधिकारी इस बात की शिकायत एसपी साहब से करता या डीएम साहब से करता तो मंत्री जी ऊपर से फोन करवाकर मामले को रफे दफे करवा दिया करते और उस मामले पर किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कई बार लोगों ने ऊपर तक शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन मंत्री जी की जान पहचान काफी ऊपर तक थी और इसी वजह से उनकी कोई भी नहीं सुनता है। इसी तरह से मामला चल रहा था और जिले के अंदर मंत्री जी के बेटे का काफी अच्छा खासा भौकाल मचा हुआ था। कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं आता है और जब भी उसकी गाड़ी कहीं से निकला करती है तो लोग इधर उधर हो जाया करते और सोचा करते कि इसके सामने आ गए तो फिर हमारी खैर नहीं है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से सूरज नाम का जवान लड़का जो कि एक आईपीएस ऑफिसर था, उसकी पोस्टिंग उस जिले में हो जाती है। वह काफी ज्यादा ईमानदार था और मेहनत से काम किया करता था। वह यहाँ पर आया था और आने के बाद उसे मंत्री जी के बेटे की शिकायत मिल जाती है। अभी अभी मंत्री जी के बेटे ने एक सरकारी अधिकारी को परेशान किया था और उसके बाद जबरन उससे काम निकलवाया था। इस बात की शिकायत करने के लिए वह सरकारी अधिकारी पहले तो अपना ट्रांसफर लेता है, लेकिन जाते जाते उस मंत्री के बेटे के बारे में एसपी साहब को सब कुछ बता देता है। अब सूरज के पास उसकी शिकायत पहुंच गई थी और इस बात को देखकर सूरज बड़ा ही हैरान होता है। वह सोचने लगता है कि अगर इस जिले में सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। इसी बात को सोचकर जो सूरज होता है वो इस पर काम करने का फैसला करता है। अपने पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से वह मंत्री जी के बेटे की पूरी कुंडली निकलवाता है और उसके बाद उसे सभी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि मंत्री जी का बेटा दबंगाई किया करता है और वह किसी से भी नहीं डरा करता है। उसके बाद जो आईपीएस ऑफिसर थे वह सोचने लगते हैं कि अगर ऐसी बात हो रही है तो पहले से किसी ने इस केस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। इसी वजह से वो इस बारे में तहकीकात करते हैं और तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि जब भी किसी के पास कंप्लेंट जाया करती है तो उसका पिता ऊपर से फोर्स डलवाया करता है और उस मामले को वहीं पे दबा दिया करता है, यानी कि उससे आगे उस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है और मंत्री जी के बेटे का भौकाल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सरकारी अधिकारी को परेशान करने के बाद जब उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो चारों तरफ लोगों में दहशत फैल जाती है और सभी लोग सोचते हैं कि जब वो सरकारी अधिकारी होकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो हमारी तो औकात ही क्या है इसके सामने। इस बात को सोचकर आईपीएस ऑफिसर को बड़ा ही बुरा लगता है और वह सोचने लगता है कि किस तरह से इसका भौकाल खत्म किया जाए और इसको सभी लोगों के सामने सिद्ध किया जाए कि सरकार और कानून एक अलग चीज होती है। उसके सामने चाहे को मंत्री का बेटा हो, चाहे को कितना ही बड़ा अधिकारी हो, सब एक समान है और वो सभी को एक पलड़े में तोला करती है। पूरी रात भर बिस्तर पे पड़े पड़े आईपीएस ऑफिसर इसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और सुबह तक वो एक फैसला कर चुके थे। फैसला उनका यह था कि वह सोच रहे थे कि किसी बड़े अधिकारी को अगर इस तरह से करेगा तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से सबक सिखाया जाएगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जा सकती है। उस टाइम पर मंत्री भी इसके बारे में कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता और आगे से जो इसकी जानकारियों के फोन आते हैं वो लोग भी पीछे हट जाएंगे अगर किसी बड़े अधिकारी पर इसने हाथ डाल दिया तो। इसी बात को सोचकर आईपीएस साहब वहां के डीएम साहब के पास फोन करते हैं और उन्हें इस पूरी समस्या के बारे में बताते हैं, लेकिन डीएम साहब उसके इस काम में उसका साथ देने से मना कर देते हैं और कहते हैं
हैं कि मैं तुम्हारे साथ इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुमको करना है तो खुद करके देख लो, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एसपी साहब कहते हैं कि आप एक बार मेरा साथ तो दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूं कि इन लोगों को कौन छुड़ाता है। तो डीएम साहब थोड़े से डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, मैं अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, तो मैं इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा। ऐसा कहकर डीएम साहब ने मना कर दिया था और यह बात अंदर ही अंदर आईपीएस ऑफिसर को खाई जा रही थी। वह सोच रहे थे कि इस तरह से कैसे होगा, अगर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा आदमी है जिससे डीएम तक भी डरता है तो फिर इस डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा। इसी बात को सोचकर एसपी साहब बड़े ही परेशान हो जाते हैं और वह गहन सोच विचार इस बारे में करने लगते हैं। तभी अचानक से उन्हें एक डीएम साहब की याद आती है जिनके साथ उन्होंने कभी काम किया था। वे बड़े ही निडर थे और किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करना जाना पहचाना करते थे। उन्होंने आईपीएस ऑफिसर से कहा था कि आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे बता देना और मैं आपकी मदद जरूर से करूंगा। एसपी साहब के पास अब भी उनका नंबर था, तो इसी वजह से वे अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद उस डीएम साहब के पास फोन मिला देते हैं। उनका नाम था नवीन जो कि बड़े ही निडर और साहसी अफसर थे और उन्होंने कई ऐसे कारनामे कर रखे थे जिनकी वजह से उनका नाम सुर्खियां बटोर चुका था। इसके बाद एसपी साहब उनके पास फोन करते हैं और उन्हें यहाँ की पूरी सिचुएशन समझा देते हैं। इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब इस बात पर बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे, वहाँ के डीएम साहब क्या कर रहे हैं। तो एसपी साहब उन्हें डीएम साहब के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। इसके बाद जो नवीन होता है वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फौरन से इस पर कुछ ना कुछ काम करता हूं और सबसे पहले मैं अपने ट्रांसफर वहां पर करवाता हूं। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वहां से अपने ट्रांसफर की अर्जी उस डिस्ट्रिक्ट के लिए डाल देते हैं जहां पर फिलहाल एसपी साहब की पोस्टिंग थी। थोड़े दिनों बाद डीएम साहब का ट्रांसफर वहां पर हो जाता है और वह वहां पर आकर कार्यभार संभालने लगते हैं। जो पुराने डीएम साहब थे उन्हें यहां से भेज दिया गया था और इसके बाद एसपी साहब और डीएम साहब दोनों मिलकर मंत्री जी के बेटे को सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। डीएम साहब का एसपी साहब को पूरा सपोर्ट था और वो कहते हैं कि तुम आगे की कार्रवाई करो, जैसी भी मेरे लायक मदद होगी मैं आपकी कर दूंगा। तो एसपी साहब डीएम साहब को एक प्लान समझाते हैं और डीएम साहब को भी ये प्लान बड़ा ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा है, अगर ऐसे होगा तो बिल्कुल से इसको कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद एसपी साहब उस प्लान पर काम करने लगते हैं और वहीं से मंत्री साहब के बेटे की पूरी जानकारी निकालने लगते हैं, वो कहां पर कब जाया करता है और किस समय पे कौन सा काम किया करता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने के अंदर एसपी साहब ने पूरी जानकारी मंत्री जी के बेटे की निकाल ली थी और उन्हें पता था कि ये किस तरह से पैसे कमाया करता है और किस वजह से ये सरकारी अधिकारियों को उठाया करता है। साथ में एसपी साहब ने एक अपने विश्वसनीय आदमी को उनके पीछे लगा दिया था जो उसकी पल पल की जानकारी एसपी साहब को देता रहता है। तभी अचानक से एक दिन एसपी साहब को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके किसी काम को करवाने के लिए मंत्री जी का बेटा नेकपाल को उठाने वाला है कल के समय में। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब पूरी तरह से चौकन्ने हो जाते हैं और डीएम साहब को इस बात की खबर दे देते हैं। दूसरे दिन डीएम साहब साधारण से कपड़ों में नेकपाल के ऑफिस में चले जाते हैं और वहां से जो नेकपाल होता है उसको अपने व्यक्तियों के साथ एक कमरे में बंद करवा देते हैं। अब नेकपाल की जगह डीएम साहब बैठे हुए थे और मंत्री जी का लड़का नेकपाल को उठाने के लिए यहाँ पर आ रहा था। मंत्री जी के लड़के के साथ 2-3 गाड़ियां होती हैं और उनके साथ वह सीधा नेकपाल के ऑफिस में आता है और वहां से नेकपाल को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। एसपी साहब पूरा जाल बिछाकर पहले से बैठे हुए थे, तो वहीं से नेकपाल के ऑफिस से ही एसपी साहब की पूरी गाड़ियां उनके पीछे करने लगती हैं और धीरे धीरे उनके अड्डे तक पहुंच जाती हैं। जहां पर मंत्री जी का बेटा नेकपाल को उठाकर ले जाने वाला था, वहां पर वह फिलहाल अपने साथ डीएम साहब को ले आया है और उसे लेकर अंदर चला जाता है। तभी एसपी साहब अपनी पूरी फोर्स लेकर वहां पर उस घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां से मंत्री जी के बेटे और उनके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उस अड्डे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, तो फौरन से एसपी साहब वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने अंडर में ले लेते हैं और उन सभी को सबूत के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद उन सभी लोगों को पहले तो थाने में बंद किया जाता है और थाने में बंद करने के बाद सबसे पहले उनकी अच्छी तरह से मरम्मत की जाती है। पूरी रात भर उनकी अच्छी तरह से सेवा पानी की गई थी और उसके बाद दूसरे ही दिन उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है चार्जशीट फाइल करके। इसके बाद मंत्री जी एडी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को उस कांड से नहीं छुड़वा पाते हैं क्योंकि यहाँ पर मामला डीएम साहब की सिक्योरिटी का था और इसी वजह से
कोई भी ऊपर का अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर देता है और मंत्री जी से कह देता है कि हम इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इसके बाद मंत्री जी खुद डीएम साहब के पास जाते हैं और उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं। कहते हैं कि अगर आप चाहो तो इन पैसों को रख लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को इस केस से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन डीएम साहब बड़े ईमानदार थे और वह उसे साफ साफ कह देते हैं कि अगर आप फौरन इन पैसों को लेकर यहाँ से नहीं गए तो मुझे आपको भी जेल के अंदर बंद करना पड़ेगा और आप बुढ़ापे में जेल के अंदर अच्छे नहीं लगोगे। लोगों के अंदर आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है तो उस इज्जत को बचा कर रखो और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। इस बात को सुनकर मंत्री जी अपना मुंह लटकाकर वहां से भी वापस आ जाते हैं और अपने घर के अंदर ऐसे ही बैठ जाते हैं। मंत्री जी का लड़का और जो 7 लोग थे उन सभी के खिलाफ केस चलता है और केस चलने के बाद उन सभी की सजा बुल जाती है। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी लोगों में ये बात पता चल जाती है कि यहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब ने मिलकर मंत्री जी के उस बेटे का भौकाल खत्म कर दिया है जो सभी लोगों को परेशान किया करता था और लोगों के अंदर दहशत का माहौल जिसने बना रखा था। तो सभी लोग डीएम साहब और एसपी साहब की वाहवाही करने लगते हैं और यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई थी। इसके बाद वो सभी कानूनी अधिकारी जिनको कभी मंत्री जी के बेटे ने परेशान किया था वो बारी बारी करके डीएम साहब और एसपी साहब के पास जाते हैं और उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि साहब आपकी वजह से आज हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं, वरना काफी दिनों से इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस बात को सुनकर डीएम साहब और एसपी साहब को भी अपने आप पर गर्व महसूस होता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और डीएम साहब और एसपी साहब ने मिलकर मंत्री जी के बेटे नाम की बुराई को कानून की सलाखों के पीछे कर दिया और उसे दिखा दिया कि कानून भी कोई चीज होती है। आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।